बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अपने घरों में खैरियत से होंगे। आज जो है वो हम अपना लेक्चर नंबर 7 जो है वो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 जो है वो हमारा कंटिन्यू है और टॉपिक जो है वो हम देखते हैं दैट इज़ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। आपने इन टॉपिक को जो है वो स्टार्ट में पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर के अंदर, लेकिन अब जो है वो हम इसको थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं। सबसे पहले देखते ये हैं कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती क्या है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी is the amount of energy released or absorbed when an electron is added to a gaseous atom to form a negative ion। कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बेसिकली होती क्या है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है ये या तो एनर्जी रिलीज होती है या फिर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है जब भी कोई इलेक्ट्रॉन ऐड होता है किसके अंदर, किसी भी गैशियस एटम में, और इसके नतीजे में हमेशा किस चीज की फॉर्मेशन होती है, नेगेटिव आयन की। और जो वैल्यू आती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फ्लोराइड आयन, उसके लिए इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू किसके इक्वल होती है, दैट इज -337 किलो जूल पर मोल के। तो अब क्वेश्चन ये राइज होता है यहाँ पे कि हमने ये वर्ड क्यों लिखा कि आया एनर्जी रिलीज या एनर्जी एब्जॉर्ब। हम ये भी तो लिख सकते थे कि सिंपल एनर्जी रिलीज। तो यहाँ पे बच्चों दो तरह की सिचुएशन जो है वो अराइज होती हैं। वन थिंग इज ये कि अगर एनर्जी रिलीज की बात करेंगे तो एनर्जी रिलीज याद रखिएगा हमेशा जब भी ऐसा नेगेटिव आयन फॉर्म हो जिसके ऊपर चार्ज जो है वो -1 हो, तो उस केस के अंदर हमेशा एनर्जी जो है वो रिलीज होगी। अब हम देखते ये हैं कि एनर्जी एब्जॉर्ब जो है वो कब होती है, वो अब हम इसे नेक्स्ट स्लाइड जब आएगी तो उसमें आपको आइडिया हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर आगे लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो आमतौर पर एनर्जी के रिलीज होने को रिप्रेजेंट करती है जब भी कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एब्जॉर्ब करता है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को, और इस केस में इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को हम नेगेटिव फिगर यानी नेगेटिव साइन के साथ जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यहाँ हमने देखा था कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, अच्छा ये नहीं होगा कि सोडियम जो है वो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करके Na नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाए। क्यों? क्योंकि वो जो है वो मेटल है और उनके अंदर टेंडेंसी जो है वो इलेक्ट्रॉनों को लूज करने की होती है, ना कि इलेक्ट्रॉन को गेन करने की होती है। सेकंड चीज ये कि उनके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ता है, इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करना पड़ता। जबकि इन केस ऑफ हैलोजेंस जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो हमेशा गेन होते हैं, और गेन होकर ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, एफ नेगेटिव, दैट इज अ फ्लोराइड आयन के अंदर। ठीक है, तो अब हम अपना जो पहले हमने बात की कि जो सेकंड वैल्यू होती है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, व्हाई द फर्स्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज ऑलवेज नेगेटिव। तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि क्यों ये जो है वो डिफरेंस राइज होता है। तो उसका आंसर ये है कि जब भी सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, अब यहाँ देखें फर्स्ट केस में कि ये ऑक्सीजन का सिंपल एटम था, फर्स्ट स्टेप में इसने क्या किया कि एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया, and by gaining one electron this oxygen atom is converted into a uni-negative oxygen आयन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ऑक्साइड आयन के अंदर, इसके अंदर ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -1 है। तो इस टाइम तो ठीक है कि ये सिंपल वही फ्लोराइड वाला काम हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रहा है बाय ऑक्सीजन एटम, और इस टाइम पे एनर्जी जो है वो इसकी क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। बट व्हेन एन अदर इलेक्ट्रॉन, अब इसको हम बोलेंगे कि एक और दूसरा इलेक्ट्रॉन है जो कि इसी ओ नेगेटिव आयन के अंदर फर्दर ऐड होने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो जैसे ही ये इसके अंदर ऐड होने की कोशिश करेगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज है इट विल क्रिएट फोर्सेस ऑफ रिपल्शन विद द ऑलरेडी प्रेजेंट नेगेटिव चार्ज ऑफ द ऑक्सीजन एटम। तो एज ए रिजल्ट जब इनके अंदर रिपल्शन क्रिएट होंगी, तो आप जानते हैं कि रिपल्शन से कोई भी दो चीजों को अंडर कंट्रोल नहीं रखा जाता, बल्कि वो जो है वो एक दूसरे से अवे हो जाती हैं। तो चूंकि हमने इस सेकंड इलेक्ट्रॉन को भी सो नेगेटिव के अंदर ही रिजाइड करवाना है, तो रिजाइड करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वहां पे एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करनी पड़ेगी ताकि ये जो सेकंड इलेक्ट्रॉन है इसकी रिपल्शन को ये ओवरकम कर ले ऑक्सीजन एटम।
तो एज ए रिजल्ट जो है ये O-2 में कन्वर्ट हो जाएगा। सो इस प्रोसेस के लिए जो है वो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी और इसको हम बोलेंगे कि ये जो है वो इसका एंडोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके अंदर हम ये कहते हैं कि जो सेकंड वैल्यू होती है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की, इट इज ऑलवेज अ एंडोथर्मिक प्रोसेस। उसके बाद हम देखते ही हैं कि वो कौन-कौन से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो डिपेंड करती है। तो मेन जो है वो 3 फैक्टर्स हैं। इनमें नंबर 1 है साइज ऑफ एटम, इसको भी आपको थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। उसके बाद है न्यूक्लियर चार्ज एंड थर्ड वन है वैकेंसीज इन द आउटर मोस्ट शेल। तो आप ये जानते हैं कि जब भी कोई एटम स्मॉल साइज का होगा, यानी स्मॉल साइज से मुराद क्या है कि वो एटम जो टॉप पे होगा किसी भी ग्रुप के, तो उसके अंदर नंबर ऑफ शेल्स कम होंगे। नंबर ऑफ शेल्स कम है तो इसका मतलब ये है कि न्यूक्लियस की ग्रिप आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉनों पर बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, तो जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करेगा तो उसकी अट्रैक्शन जो है वो न्यूक्लियस के साथ डेवलप हो जाएगी। ज्यादा अट्रैक्शन होगी तो इट मीन एनर्जी भी ज्यादा रिलीज होगी। तो हम ये देखते हैं कि वो एटम जिनका साइज स्मॉल होता है उनके लिए इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर होगी। इन द सेम वे सेकंड फैक्टर जो है वो न्यूक्लियर चार्ज और साइज ऑफ एटम सेम होंगे कि जितना न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा किसी एटम पर उसके लिए इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। अब थर्ड वन फैक्टर है हमारे पास, दैट इज वैकेंसीज इन द आउटर मोस्ट शेल। तो वैकेंसीज का जो वर्ड है बच्चों वो हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं खाली जगह के लिए। ठीक है, यानी कोई ऐसी चीज जिसके अंदर जगह जो है वो खाली है उसको हम वैकेंसी बोलते हैं। बट फॉर दी फॉर्मेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स के लिए अगर आप चेक करें तो आपको ये आइडिया होगा कि इन एलिमेंट्स ने कि अपने आप को स्टेबल करना होता है। ठीक है, तो स्टेबल करने के लिए इन एलिमेंट्स की क्या ट्राई होती है कि ये हमेशा इस कोशिश में रहते हैं कि इनके आउटर मोस्ट शेल में या तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, मोस्टली एक्सेप्ट हीलियम और हाइड्रोजन को अगर आप निकाल दें तो ज्यादातर जितने एलिमेंट पीछे बचते हैं उन सब की ये ट्राई है कि वो अपने आप को स्टेबल कर लें। तो स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया यहाँ पे क्या है कि एलिमेंट या तो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को लूज कर दें या फिर वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को गेन कर लें। ठीक है, तो जब वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे तो वो आउटर मोस्ट शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर लेंगे। तो इट मीन जो ऑक्टेट रूल है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। तो अगर आप यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं हेलोजेंस की जिसका ग्रुप नंबर क्या है, 7। तो हमेशा याद रखिएगा ग्रुप नंबर से मुराद क्या है। ग्रुप नंबर ये हम प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं कि ग्रुप नंबर हमेशा हमें बताता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दी आउटर मोस्ट शेल। तो हेलोजेंस के आउटर मोस्ट शेल में बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 7। और ग्रुप 6 के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, टोटल 6। तो अगर आप 8 में से 6 माइनस करेंगे तो वैकेंसीज कितनी बचेंगी, 2। तो 8 में से आप 7 माइनस करेंगे तो इसमें कितनी वैकेंसीज बचेंगी, 1। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि वो एटम जिनका साइज स्मॉल होता है या जिनमें एक या दो वैकेंसीज होती हैं उनके लिए मोस्टली इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू जो है वो क्या होती है, ग्रेटर होती हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये पॉइंट्स जो हैं वो आपको क्लियर हो गए होंगे। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट चीज हम इनका देखते हैं ट्रेंड के इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पीरियड में और ग्रुप में किस तरह से जो है वो बिहेवियर शो करती है। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का ट्रेंड बच्चों वही है जो आयनाइजेशन एनर्जी का था कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो जनरली इंक्रीज होती है विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, यानी विद इन अ पीरियड लेफ्ट टू राइट मूव होने पर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू इंक्रीज होगी और टॉप टू बॉटम आने पर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि ग्रुप के अंदर या पीरियड के अंदर क्यों इनका बिहेवियर है और इस तरह से इनकी वैल्यू में डिक्रीज या इंक्रीज क्यों आ रहा है। तो थोड़ा सा अगर आप माइंड में रिकॉल करें तो आपको इस बात का आइडिया होगा कि जब हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम आते हैं तो एटम का एक एटम का साइज जो बिल्कुल बॉटम पे होता है उसका साइज लार्ज हो जाता है ड्यू टू द एडिशन ऑफ सक्सेसिव शेल जो हैं जब वो हर पीरियड में इंट्रोड्यूस होते हैं तो उनमें नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने से उनका साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन जो एलिमेंट टॉप पर होंगे उनका साइज जो है वो छोटा होगा। इट मीन वो इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट शेल में है उनके ऊपर न्यूक्लियस की ग्रिप या न्यूक्लियस की अट्रैक्शन क्या होगी, कम हो जाएगी। तो हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जितना डिस्टेंस बढ़ जाएगा न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के शेल्स में जो आउटर मोस्ट के अंदर है उनके ऊपर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉनों पर क्या होगी, कम लगेगी।
तो जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करेगा और अगर वो बड़े साइज का एटम है और उसने इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लिया है, तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जो है वो आउटसाइड वाले इलेक्ट्रॉन पर कम लगेगी। एज ए रिजल्ट उसके लिए इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन अगर कोई एटम स्मॉल साइज का है, ठीक है, और इसने जो है वो इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब किया है, लेकिन इस केस में न्यूक्लियस की ग्रिप आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉनों पर ज्यादा लगेगी, क्योंकि इसको ज्यादा डिस्टेंस कवर नहीं करना, यानी इसने सेकंड नंबर शेल में आके इसके ऊपर फोर्स लगा लेनी है। एज ए रिजल्ट अगर कोई इलेक्ट्रॉन बाहर से ये एब्जॉर्ब करता भी है, तो इस इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन जो है वो न्यूक्लियस के साथ बढ़ जाएगी। अट्रैक्शन बढ़ने से जो है वो क्या होगा, एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी, और इस तरह से जो है जो स्मॉलर साइज के एटम होते हैं उनके लिए इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो अगर आप इसका ट्रेंड जो है वो पीरियड में चेक करें, तो हम ये कहते हैं कि पीरियड में लेफ्ट टू राइट आने पर, यानी अगर ये पीरियड की लेफ्ट साइड है और ये इसकी राइट साइड है, तो यहाँ देखिएगा एक तो चीज ये कि जो स्टार्ट में ये जो एलिमेंट्स हैं ये मेटल्स हैं, ठीक है। तो मेटल्स के लिए याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू नहीं होती, बल्कि उनके लिए आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू होती है, क्योंकि मेटल्स में टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की होती है, और नॉन मेटल जो टॉप वाले कॉर्नर के मेंबर हैं इनके अंदर टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बेसिकली किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बेसिकली रिप्रेजेंट करती है बच्चों इलेक्ट्रॉन को गेन करने को। इट मीन जो जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं उनके लिए बिहेवियर जो है इलेक्ट्रॉन गेन करने का होता है। तो दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ना पीरियड इंक्रीज करती है। सेकंड चीज ये कि अगर आप टॉप टू बॉटम आए, यानी अगर आप इन मेंबर्स के टॉप टू बॉटम की बात करेंगे, तो टॉप टू बॉटम आने पर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इनकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। यहाँ एरो मैंने इंक्रीज के हवाले से शो किया, यानी अगर आप नीचे से ऊपर की जानिब जाएंगे, यानी ऊपर वाले मेंबर्स की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा है, नीचे वाले मेंबर्स की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होगी, कम होगी। इसी तरह लेफ्ट साइड पे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम होगी, राइट साइड पे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। अब इसके बाद जो है वो हमारे पास एप्लीकेशन है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की और आयनाइजेशन एनर्जी की। इसमें आपको ये दो तीन चीजें बता दूं कि आपकी बुक में एक तो ये टॉपिक नहीं है, ये जो ट्रेंड में ये जो मैंने ग्रीन लाइंस में लिखा है ये मैंने एक्स्ट्रा डाला है, ताकि जिन स्टूडेंट्स ने कंसेप्ट लेना है, उसको डिटेल में स्टडी करना है, वो इसको यहाँ से पढ़ेंगे तो उनको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ क्या लिखा हुआ है कि द ग्रेटर द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द शेल ऑफ द इलेक्ट्रॉन, कि जितना फासला बढ़ जाएगा न्यूक्लियस और शेल के दरमियान में, द लेस एनर्जी देयर इज एंड द लेस एनर्जी रिलीज, कि उतनी ही कम अट्रैक्शन होगी और उतनी ही कम एनर्जी खारिज होगी जब इलेक्ट्रॉन को आप आउटसाइड वाले शेल में इंट्रोड्यूस करवाएंगे, ठीक है। तो बाकी सारी चीजें आपकी बुक में हैं, सिर्फ एक ये वाली स्लाइड जो भी ये लिखा हुआ है ग्रीन लाइंस में ये नहीं है। उसके बाद जो है ये एप्लीकेशन के नाम से तो नहीं है, बट इन्होंने जनरल करके लिख दिया है। तो मैंने आपको ये बता दिया कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के नॉलेज को अगर आप कंबाइन करते हैं आयनाइजेशन के साथ, तो हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आया कौन से एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे और कौन से एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की एबिलिटी हम किस टॉपिक में डिस्कस करते हैं, इन द टॉपिक ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। और जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो हम ये कहते हैं कि ये हमारे पास बेसिकली इंडेक्स होता है मेटालिक कैरेक्टर का, जबकि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की जो वैल्यू है वो हमारे पास किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर को। और नॉन मेटालिक कैरेक्टर्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन के गेन करने को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो है वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है, दैट इज मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। इसके अंदर आपकी बुक में दो पॉइंट्स जो है मे बी डिस्कस किए जाएं, वो भी आगे चल के आप इसकी डिटेल देखेंगे। तो अगर आप पीरियोडिक टेबल को जो आपने थर्ड लेक्चर में आई थिंक पढ़ा था, उसमें आपने देखा था कि पीरियोडिक टेबल को हमने तीन मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया था। वन कैटेगरी इज मेटल, अदर इज नॉन मेटल एंड थर्ड वन इज मेटलॉइड्स। तो जो हमारे पास केमिकली ऑल द एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं जो कि पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट हैंड साइड पर आते हैं, तो उसमें आपने देखा था कि वो पॉजिटिव आयन को फॉर्म करते हैं बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, और उनको हम क्या नेम देते हैं, मेटल्स का। और वो एलिमेंट जो कि इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेते हैं उनके अंदर क्या एबिलिटी होती है, नेगेटिव आयन को फॉर्म करने की, और उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन मेटल्स। तो ये अगर आप थोड़ा सा ट्रेंड देखें
तो यहाँ पे आपको आइडिया होगा कि आपने ये देखा था कि जितने भी ये डी ब्लॉक है, जो सेंट्रल पोर्शन है, लैंथेनाइट सीरीज है, एक्टिनाइट सीरीज है, ग्रुप फर्स्ट है, ग्रुप सेकंड है, और कुछ जो इसके लोअर मेंबर्स हैं, इनके अंदर जो है वो मेटालिक करैक्टर होता है कि इन सब के अंदर एबिलिटी किस चीज की होती है, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की होती है, और वो तमाम चीजें जो कि अपने अंदर से इलेक्ट्रॉनों को लूज करती हैं, दे विल फॉर्म पॉजिटिव आयन। और वो मेंबर जो कि इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, स्पेशली ये जो टॉप राइट कॉर्नर है, ग्रुप 4 से लेके ग्रुप 7 तक, इनमें ज्यादा टेंडेंसी जो है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की है, तो लिहाजा इनका बिहेवियर भी क्या होगा, नॉन मेटालिक होगा। तो अब हम वन बाय वन करके मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले मेटल्स क्या करती हैं। तो मेटल में हमने अभी पहला पॉइंट पढ़ा कि मेटल्स वो होते हैं जिनके अंदर किस चीज की टेंडेंसी होती है या सलाहियत होती है कि दे विल फॉर्म पॉजिटिव आयन बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, कि इनमें टेंडेंसी है पॉजिटिव आयन को फॉर्म करने की जब ये अपने अंदर से इलेक्ट्रॉनों को लूज करेंगे, और इनको फिर हम क्या बोलते हैं, मेटल्स। और मेटल्स की एक गुड एग्जांपल ये है कि मेटल्स जो हैं वो हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। यही वजह है, आपने देखा है कि जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी हमारे घरों में आती है, उनके लिए जो है वो मोस्टली वायर इस्तेमाल की जाती है, कॉपर की या फिर सिल्वर की, और दीगर जो हैं वो इसमें मेटल्स मौजूद हैं। या इसी तरह अगर आप किचन में कुकिंग कर रहे हो, तो जितनी भी ये जो स्टील की या जो धात की जो चीजें होती हैं, वो अपने अंदर इजी आसानी से जो है वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जितनी भी मेटल्स होती हैं, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। थर्ड वन जो पॉइंट है इसका वो ये है कि अगर आप इन मेटल्स को, फॉर एग्जांपल अगर आप सोडियम है, इससे पहले अगर आप एक इक्वेशन लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, दैट इज 2Na प्लस O2 एरो Na2O। फिर सुन लें, 2Na प्लस O2 एरो टू Na2O। ठीक है, तो इसके अंदर पहले आप ये वाली इक्वेशन लिखेंगे जो भी मैंने बोली है। फिर सेकंड स्टेप पे जो है, अगर आप इस सोडियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो बाय रिएक्टिंग दिस सोडियम ऑक्साइड दे विल प्रोड्यूस अ बेस। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि इन मेटल्स के अंदर, यानी जो ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड है मोस्टली, उनकी जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं, मेटल के ऑक्साइड किसको बोलते हैं कि अगर मेटल के साथ ऑक्सीजन लगी हो, तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये मेटल का ऑक्साइड है। और इसकी नेचर क्या होगी कि ये बेसिक ऑक्साइड जो है वो फॉर्म करेगा। और इसके अंदर सलाहियत किस, हमें कैसे पता चला कि ये बेस है, कि जैसे ही आप इस ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करेंगे, तो बाय डिसॉल्विंग इन वाटर इट विल प्रोड्यूस अ बेस दैट इज नोन एज द सोडियम हाइड्रोक्साइड, या इसका कॉमन नेम क्या है, कास्टिक सोडा। उसके बाद जो है थर्ड वन प्रॉपर्टीज की क्या है कि मेटल्स है शाइनी सर्फेसिस, के मेटल्स की सर्फेसिस क्या होती हैं, चमकदार होती हैं। उसके बाद जो है मोस्टली मेटल्स आपको रूम टेम्परेचर पर सॉलिड मिलती हैं, जैसे आपके पास गोल्ड की एग्जांपल है, सिल्वर है, या इसके अलावा लेड है, जिंक है, आयरन है। ये सारी की सारी मेटल्स या और भी मेटल्स हैं जो आपको सॉलिड मिलेंगी, एक्सेप्ट एक मेटल के जो कि मरकरी है, जिसका जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करती है। अभी ये वाला लास्ट वाला पॉइंट आपकी बुक में नहीं है, आप चाहें तो ऐड कर लें, अदरवाइज आपकी मर्जी है। उसके बाद लास्ट जो आपने इससे नेक्स्ट जो है वो देखना है, सेम ये वही प्रॉपर्टीज हैं जो मेटल्स के लिए दी गई, सिर्फ हमने क्या किया कि इसको अलग हेडिंग में डिस्कस करना है। मेटल्स में आपने क्या देखा था कि उनमें टेंडेंसी थी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की। नॉन मेटल्स में क्या टेंडेंसी होती है कि इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं और क्या फॉर्म करते हैं, नेगेटिव आयन। जबकि यहाँ पर क्या था कि इनमें टेंडेंसी थी पॉजिटिव आयन फॉर्म करने की, और ये क्या बनाते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। सेकंड जो है वो हमने देखा कि अगर मेटल्स गुड कंडक्टर थे, तो इनका रिवर्स आएगा कि नॉन मेटल्स जो होते हैं दे आर नॉर्मली बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। थर्ड वन प्रॉपर्टी हमने उस केस में देखी थी कि वो बेसिक ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, जबकि नॉन मेटल्स जो हैं वो क्या करते हैं, एसिडिक ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। और इसकी हमें इंफॉर्मेशन कैसे मिलती है कि फर्स्ट किया, ये जो सल्फर है ये हमारे पास नॉन मेटल है, इसको आपने ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करना है फर्स्ट स्टेप में, यानी S+O2। तो ये क्या बनाएगा, SO3, या फर्स्ट स्टेप में SO2 बना लें, फिर फर्दर इसको ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे तो SO3 बन जाएगा। और जब ये SO3 वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, तो बाय रिएक्टिंग विद वाटर इट विल प्रोड्यूस सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसकी नेचर क्या होगी, एसिडिक होगी। तो हमने क्या देखा कि जो नॉन मेटल्स होते हैं जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, देन बाय रिएक्टिंग विद वाटर दे विल प्रोड्यूस एसिड। और इस केस में कौन सा एसिड बना रहे हैं, दैट इज द सल्फ्यूरिक एसिड। और उसके बाद हमने देखा कि जो मेटल्स अगर सॉलिड थी, तो मोस्टली जितनी बी गैसेस होती हैं दे आर नॉन मेटेलिक इन नेचर। तो नेक्स्ट जो चीज हमारे पास है वो इनका ट्रेंड है कि जिस तरह
हमने अभी पीछे देखा था कि हर चीज का एक ट्रेंड होता है, एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इसी तरह मेटालिक और नॉन मेटालिक रिएक्टर का भी एक ट्रेंड है। तो हम ये देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है रिमूव करना उन चीजों में से आसान है जिन एटम का साइज ग्रेटर हो। ठीक है, तो वो तमाम चीजें जिनके अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ग्रुप नंबर फर्स्ट ए है, तो अगर हम इसमें टॉप टू बॉटम आते हैं तो बॉटम वाले मेंबर्स का साइज बड़ा होगा, और जितना किसी एटम का साइज बड़ा होगा उसके ऊपर न्यूक्लियस की ग्रिप, जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन है, इन केस ऑफ फ्रांसियम, इसके अंदर क्या होगा कि इसमें टोटल 7 शेल्स हैं क्योंकि इसका पीरियड नंबर 7 है। तो न्यूक्लियस की ग्रिप आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉनों पर बहुत ही कम होगी, उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन को लूज करना हमारे लिए बहुत ही आसान होगा। और चूंकि इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज हो सकता है, इसलिए हम ये कहेंगे कि इसकी जो नेचर है मेटल के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसका मेटालिक कैरेक्टर मैक्सिमम होगा, जबकि लिथियम के लिए जो है वो मेटालिक कैरेक्टर कम होगा, क्योंकि ये न्यूक्लियस के होल्ड में ज्यादा है, उसमें इलेक्ट्रॉन को लूज करना आसान नहीं है। और अगर कोई चीज आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करेगी तो उसका मेटालिक कैरेक्टर जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये पॉइंट अभी हमने पढ़ा कि जितना एटम का साइज बड़ा होगा उसमें इलेक्ट्रॉन को लूज करना आसान होगा। यही वजह है कि मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करते हैं। कहाँ से इंक्रीज करते हैं? फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। और अगर आप इसके बरक्स पीरियड की बात करें तो पीरियड में जो एलिमेंट है ग्रुप 7 थे के, दे आर लीस्ट मेटालिक इन नेचर, यानी मेटालिक कैरेक्टर जो है वो क्या होता है, लेफ्ट टू राइट आने पर, के अगर ये इसकी लेफ्ट साइड है और ये इसकी राइट साइड है, तो अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो लेफ्ट टू राइट आने पर मेटालिक कैरेक्टर जो है वो इसका क्या होता है, डिक्रीज होता है, और नॉन मेटालिक कैरेक्टर जो है वो इसका इंक्रीज होता है, क्योंकि इस साइड पर सारी की सारी क्या पाई जाती हैं, नॉन मेटल जो है वो एग्जिस्ट करती हैं। अब यहाँ देखें कि द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 7 थे, दैट इज दी हेलोजेंस आर दी लीस्ट मेटालिक इन नेचर। ये आपको पता चला कि अगर हम लेफ्ट टू राइट आ रहे थे तो हेलोजेंस जो है वो एक्सट्रीम राइट साइड पर मौजूद है, तो इसके अंदर मेटालिक कैरेक्टर नहीं होगा, बल्कि इसके अंदर नॉन मेटालिक कैरेक्टर जो है वो एग्जिस्ट करता है। उसके बाद अगर आप देखें तो हम ये देखते हैं कि जो नॉन मेटल्स हैं हमारे पास एलिमेंट्स के हवाले से, वो जो है इनका कैरेक्टर डिक्रीज होता चला जाता है जैसे जैसे एटम का साइज जो है वो हमारे पास बढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ देखें तो हम ये कहते हैं कि जो नॉन मेटालिक कैरेक्टर है एलिमेंट्स का, वो डिक्रीज करता है एज द एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। तो एक तो यहाँ पे हम बात करें कि अगर हम ये जो स्पेशली ये जो नॉन मेटल्स के ग्रुप हैं, दैट इज ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6 एंड ग्रुप 7, अगर हम इन ग्रुप के अंदर टॉप टू बॉटम आए, यानी इन ग्रुप के अंदर टॉप टू बॉटम अगर हम आए, तो ये जो नीचे वाले मेंबर्स हैं, दैट इज पोलोनियम, इसके अलावा टेलोरियम, एंटीमनी, बिस्मिथ, इन एलिमेंट्स का क्या है, साइज जो है वो बड़ा हो चुका है। क्योंकि इन एलिमेंट का साइज बड़ा है तो इनके अंदर इलेक्ट्रॉन को लूज करने की एबिलिटी बढ़ जाएगी। इट मीन अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन के लूज करने की तरफ आता है तो उसका नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। यही वजह है कि इन ग्रुप ऑफ नॉन मेटल लाइक हेलोजेंस, तो इनमें नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। और जो इसके मेंबर टॉप पे हैं लाइक फ्लोरीन है, ये जो है वो मोस्ट नॉन मेटालिक एलिमेंट है पूरे पीरियोडिक टेबल का, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू मैक्सिमम होती है, दैट इज राउंड अबाउट 4। इसी तरह जो है वो अगर आप देखें नाइट्रोजन को और ऑक्सीजन को, तो ये प्योर नॉन मेटल्स हैं, क्योंकि ये टॉप पर इसके एग्जिस्ट करती हैं और ये मोस्टली जो है वो गैशियस स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन अगर आप इनके लोअर मेंबर को देखें, दैट इज बिस्मिथ एंड प्लोनियम, इन मेंबर्स का बिहेवियर क्या होता है, मेटालिक होता है। क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि अगर हम टॉप टू बॉटम आए तो टॉप टू बॉटम आने पर एलिमेंट का साइज बढ़ जाता है, न्यूक्लियस की ग्रिप आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉनों पर कम हो जाती है, उसके इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाता है, और जब भी कोई चीज आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगी तो उसका जो बिहेवियर है वो क्या हो जाएगा, मेटालिक हो जाएगा। तो लिहाजा नॉन मेटालिक एलिमेंट के ग्रुप में लाइक ग्रुप 5 एंड ग्रुप 6 के अंदर इनके जो लोअर मेंबर हैं जिनमें बिस्मिथ और पोलोनियम आते हैं, इनके अंदर मेटालिक कैरेक्टर जो है वो पाया जाता है। उसके बाद जो है वो आप सब लोगों के लिए एंड पे मैंने एक ग्राफ जो है वो रिप्रेजेंट किया है, जिससे आपको मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर को डिस्टिंग्विश करना इजी हो जाएगा कि जितने भी सेंट्रल पोर्शन है, ठीक है, उनमें मोस्टली जो है वो मेटालिक कैरेक्टर है। स्टार्ट में टॉप टू बॉटम आने पर जो है वो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। इसी तरह अगर आप लेफ्ट टू राइट आते हैं तो नॉन मेटालिक बढ़ता है। और ये जो ग्रुप 5, 6, 7 है, इसमें भी टॉप टू बॉटम आएंगे तो मेटालिक बढ़ेगा, नीचे से ऊपर की जानिब जाएंगे तो फिर नॉन मेटालिक कैरेक्टर जो है इसका वो इंक्रीज हो जाएगा।
एंड पे जो है वो मैंने इन सबको कंबाइन कर दिया और आप लोगों के लिए एक ट्रेंड जो है वो सेट कर दिया कि आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ग्रुप में लेफ्ट टू राइट आने पर क्या होती है, इंक्रीज होती है, टॉप टू बॉटम आने पर एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो नीचे से ऊपर की जानी बढ़ती है। नॉन मेटल्स कहाँ पाई जाती हैं? बिल्कुल टॉप पे। और मेटल जो है वो कहाँ एग्जिस्ट करती हैं? बिल्कुल इस साइड पे। और एटॉमिक रेडियस भी जो है वो मोस्टली इस वाले साइड के मेंबर्स का जो स्टार्ट में होते हैं वो ज्यादा होता है। उसके बाद मैंने आपसे इस चीज के लिए कंफर्म प्रॉमिस किया था कि आपको मैं डेली जो है वो एक ग्रुप का ट्रिक बताया करूंगी। तो यहाँ पे आपके पास जो है वो ग्रुप नंबर 5 है, दैट इज नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। तो इसकी ट्रिक क्या है याद करने की? तो इसके लिए दो ट्रिक्स हैं, आपको इनमें से जो इजी लगे वो आप कर सकते हैं। पहली ट्रिक ये है कि नहीं पसंद ऐसे सब भाई। नहीं के लिए एन है, पसंद पी, ऐसे के लिए ए एस, सब के लिए एस बी और भाई के लिए बी आई। सेकंड जो है वो ट्रिक ये है कि न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, एशिया सब भाई। तो आपको जो इसमें से ट्रिक इजी लगे तो वो जो है वो आप तैयार कर सकते हैं। लास्ट पे जो है वो हम 2 मिनट की जो है वो रिव्यू कर लेते हैं कि आज के टॉपिक में हम लोगों ने किस चीज की अंडरस्टैंडिंग की। हमारा जो मेन टॉपिक था वो स्टार्ट होता था बेसिकली इलेक्ट्रॉन अफिनिटी से। हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होती है। सेकंड नंबर पे हमने देखा कि व्हाई दी वैल्यू ऑफ सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज पॉजिटिव। उसके बाद हमने उनका ट्रेंड जो है वो स्टडी किया, पीरियड वाइज भी और ग्रुप वाइज भी। फिर उसके बाद जो है वो हम आए अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि आपका जो था वो था मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर से रिलेटेड। पहले स्टेप में हमने देखा कि मेटल्स किसको बोलते हैं, उनके लिए जो है वो कौन सी चार प्रॉपर्टीज हैं जो मेटल्स को डिफाइन करती हैं कि मेटल्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन को लूज करने से बनते हैं, इनके अंदर जो है वो पॉजिटिव आयन की फॉर्मेशन होती है। उसके बाद हमने देखा कि उनकी सरफेस शाइनी होती है, इनके ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक होते हैं, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। वाइल इन केस ऑफ नॉन मेटल्स की तरफ अगर हम आए तो हम कहते हैं कि नॉन मेटल में इलेक्ट्रॉन को गेन करने की एबिलिटी होती है। इट मीन अगर वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे तो इनकी जो होती है फॉर्मेशन वो हमेशा नेगेटिव आयन की होती है, इनके ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं। उसके बाद जो है ये मोस्टली गैसेस की फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। तो इसके बाद हमने उनका ट्रेंड जो है वो स्टडी किया ग्रुप वाइज, पीरियड वाइज। और एंड पे जो है वो हमने जितनी भी प्रॉपर्टीज आपने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ ली थी, जो कि एटॉमिक रेडियाई, आयनाइजेशन एनर्जी, मेटालिक कैरेक्टर, इन सबको जो है वो हमने फाइनली एक पीरियोडिक टेबल में देखा कि कैसे ये इंक्रीज और डिक्रीज होती हैं। अगर आपको आज के लेक्चर में स्टिल कोई इश्यू आ रहा है, आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है, तो बच्चों आप अपना क्वेश्चन जो है वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। जिन बच्चों के पास जूम की ऐप नहीं है तो मैं आप लोगों को फोर्स नहीं करती कि आप जूम पर आएं। आप लोगों में से जितने भी बच्चे जिस किसी के भी माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो, आप लोग आसानी से अपना क्वेश्चन जो है वो कमेंट सेक्शन में डाल दें। आपकी अटेंडेंस जो है वो मैं कमेंट सेक्शन की ही लिया करूंगी, ताकि आप लोगों को जो है वो इस हवाले से कोई इशू फेस ना करना पड़े, क्योंकि बहुत से बच्चों के सेल पर जूम इंस्टॉल नहीं हो रहा था। चलें जी, ठीक है, आज के लिए जो है वो मुझे इजाजत दीजिए। आपका लेक्चर जो है वो खत्म होता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज।